गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। तो आप लोग सब लोग की बॉडी जो है उसमें मूवमेंट होती है। हम गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसी तरह यदि हम एक छोटे से बीज को देखते हैं, उसको यदि हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, पानी डालते हैं, तो थोड़े समय बाद उसमें जर्मिनेशन होता है और उसके बाद में वो वृद्धि करता है। आप देखेंगे कि जो मिट्टी की परत है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा इसको समझने के लिए, है ना। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो देखिएगा आप मिट्टी की लेयर पूरी हट जाएगी और वो जो अंकुरण करता हुआ बीज है वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखो, एक पौधे का जो छोटा सा बीज है उसके अंदर भी उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। एक तरह की मूवमेंट ही है ये, ग्रो होना, बढ़ना। अब इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ हमारे इसमें दे रखा है कि दौड़ती हुई बिल्ली, झूले, खेलते हुए बच्चे। हम गार्डन में जाएंगे तो देखेंगे ना, छोटे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, किस तरह से उनमें मूवमेंट होता है। हालांकि इनसे उनकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन उनको आनंद मिलता है, उनको अच्छा लगता है। जुगाली भैंस क्यों करती है? जुगाली मतलब समझते हैं आप लोग? जब कोई भैंस होती है ना, वो खाना खाती है, गाय होती है, जितने भी ये हर्बीवोरस है ना, गाय है, भैंसे हैं, तो इनमें क्या होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। पहले क्या करते हैं, जब खा लेते हैं ना पूरा की पूरा सा उसको निकल लेते हैं, सेलुलोज खाते हैं, तो सेलुलोज को वापस से डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसको च्युइंग करते हैं, उसको जुगाली करना बोलते हैं, है ना। चबाते रहते हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखना, गाय भैंसों का मूवमेंट मुंह का, जब ये लोग खाली रहते हैं ना, खड़े रहेंगे, तब भी इनका मुंह चलता रहता है। तो इस तरह इनकी सभी की बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती रहती है। अब हम सोचे कि ये मूवमेंट्स क्यों हो रही है, सभी में ऐसी मूवमेंट्स क्यों होती है। तो सबसे पहला मेनली कारण होता है कि जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर आया है, उसमें यदि कोई चेंज होता है तो रिस्पॉन्ड होता है। ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है, इसमें कोई भी हम सोचते जैसे कि भाई अब दौड़ लगाना है, भागना है, तो ये सब किस लिए हो रहा है ना। कोई भी क्रिया, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? बिल्ली का दिया हुआ है। तो ये बिल्ली क्यों दौड़ती है? क्योंकि उसने चूहा देखा है। बिल्ली ने क्या देखा? चूहा। अब वो बिल्ली जो होती है वो किसको खाती है? चूहे को। तो उसको क्या है, बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर कि मुझे खाना, मेरा शिकार मिल रहा है, मुझे दौड़ना है। तो बिल्ली सोचेगी ना चूहा, और एकदम से उसकी तरफ दौड़ेगी। अब जैसे ही चूहे को पता चलेगा कि बिल्ली मेरा शिकार कर रही है, तो चूहा भी क्या करेगा? चूहा भी दुम दबा के भाग जाएगा, डर जाएगा वो भी। तो वो भी वहां से मूवमेंट करेगा, वो भी वहां से गति करेगा और आगे की ओर तेजी से फास्ट रन करेगा। तो क्यों हुआ ऐसा? एक उन्होंने ब्रेन में उनके सोचा ना कि भाई मुझे भागना है, बचना है इस बिल्ली से, और बिल्ली ने क्या सोचा कि मुझे इसको पकड़ना है और इसको खाना है। तो ये हम सब सोच रहे हैं किस कारण से? एटमॉस्फेयर में हुए चेंज के कारण से। एटमॉस्फेयर का चेंज कैसे हुआ? बिल्ली और चूहे के लिए, बिल्ली को शिकार दिखा और चूहे को बचाव दिखा, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर है ना चारों तरफ का उनका, जो उसमें चेंज आया, तो दोनों ने मूवमेंट की। अब जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, आप लोग इसमें जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये भी प्रकाश की ओर कैसी गति करते हैं ना पौधे, ये पूरा समझाएंगे। तो यहाँ पर एक नेचुरल समझ लीजिए अभी आप कि पौधा बढ़ेगा, किसकी ओर जाता है? प्रकाश की ओर ही जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको बढ़ना है, बढ़ने के बाद उसे फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होगा? वो होगा सूर्य के थ्रू। तो हुआ ना, उनका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अब जैसे भैंस जुगाली कर रही है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसका पाचन भली भांति हो सके, वो उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप तेज रोशनी में आते हैं, है ना, तो आपकी आंखें फोकस की जाती है। अब देखिए इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारी जो आप लोगों ने आंखें देखी है, अच्छे से देखना आज कांच के अंदर, इसमें एक ब्लैक कलर की एक आइरिस होती है, ऐसी गोल 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 सी बनी हुई रचना है ना, ब्लैक कलर होता है, और उसके अंदर जहाँ लेंस दिखता है हमको, वहाँ पर भी एक पॉइंट समझ लीजिए। यदि आप घर में अंधेरे में हैं, तो वो बिल्कुल एक बिंदु के रूप में नजर आता है, एक पॉइंट के रूप में। लेकिन जैसे बाहर जाते हैं ना, नहीं सॉरी, देखो बाहर जब जाएंगे हम सूर्य की रोशनी में, तो वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पॉइंट जैसा, है ना। जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट बना के बताती हूँ, कैसा हो गया? एक पॉइंट जैसा।
बिल्कुल इस तरह का छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं कमरे में, तो वो क्या होती है, ऐसी फैल जाती है। और यही जो पॉइंट आपको सूर्य की रोशनी में पॉइंट दिख रहा था ना, ये ऐसी साइज में बड़ा हो जाता है। आप ये करके देख सकते हैं। आप भी जब ये क्लास हो जाए ना, उसके बाद करके देखिएगा। आप धूप में भी जाइएगा और धूप से फिर अंदर आइएगा। तो क्या होता है, कैसे हमारी आंखें फोकस होती है। एक्चुअल में बाहर लाइट ज़्यादा होता है। लाइट ज़्यादा होने के लिए कम मात्रा में रोशनी अंदर एडजस्टमेंट करती है हमारी आंखें। कम मात्रा में रोशनी अंदर जानी चाहिए ताकि हमको स्पष्ट सारी चीज़ें दिखें। और फिर जब हम वहाँ से लौट के जब अंदर आते हैं तो थोड़ी देर तक आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा काला काला दिखता है। उस समय क्या होती है, उस समय हमारी आंखें फोकस होना शुरू होती है ना। किसके लिए, क्योंकि अंदर की तरफ जहाँ कमरा है वहाँ पे रोशनी कम है। अब चूंकि रोशनी कम है तो हमारी आइरिस को फैलना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा लाइट को अंदर ले सके और हम स्पष्ट चीज़ों को देख सकें। तो ये कैसा हो रहा है, ये भी हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। भाई बाहर गए थे तो अच्छा प्रकाश था, बढ़िया सब दिख रहा था, लेकिन अंदर आए तो अंधेरा है। तो हमारी आंखों ने फोकस किस हिसाब से किया, ये मूवमेंट कैसे हुई, तो ये भी रिस्पॉन्ड हुआ एक तरह से, एक तरह की अनुक्रिया हुई। अब ऐसे ही एक और अनुक्रिया है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे। तो वो दूसरी जो है अनुक्रिया की, यदि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चलता है। नॉर्मली हम मजे कर रहे हैं, है ना, और पास में आके कोई गरम गरम लग जाए, या कभी खाना बनाते हैं तो तवा लग जाए, या फिर प्रेस लग जाए हमको, तो हम कई बार नहीं देखते हैं, तब भी हमें पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है हमें। और हम क्या करेंगे उस समय, हम तुरंत अपना हाथ को हटा लेंगे। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना कि भाई बचना है हमको। तो ये जो रिस्पॉन्ड हम करते हैं, ये रिस्पॉन्ड स्वयं को बचाने के लिए ही हम करते हैं, और इसी कारण से हमारी बॉडी में गति होती है, मूवमेंट होता है। अब ये जो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति गतियाँ होती है, ये सावधानी से कंट्रोल की जा सकती है। अब देखो कैसे कंट्रोल की जाएगी। चूहे बिल्ली, अब जैसे ही चूहे को पता चलेगा ना कि बिल्ली अब नहीं आ रही मेरे पीछे, तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा, खुश हो जाएगा, वाह बचा में, है ना। तो जैसे पर्यावरण में जो है कुछ भी चेंज होता है तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कुछ गतियों को, है ना। कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए, एक ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि आपकी क्लास में यदि आप बात कर रहे हैं और टीचर पास में ही है तो आप कैसे करेंगे, धीरे धीरे से खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्लास में बातें, है ना। अगर जोर से कर दी तो क्या होगा, फिर तो डांट पड़ जाएगी। तो हम धीरे धीरे, तो ये हमने कंट्रोल कर रखी ना इस चीज़ को कि भाई अभी टीचर पास में है तो हमें धीरे धीरे बोलना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये वहाँ पर जो घटना घटती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में देखेंगे, सजीव में उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जिनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है एवं इनमें समन्वयन होता है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर संगठन में सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतकों यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, इनके द्वारा इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ये हो चुका। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इन सब मूवमेंट्स के लिए, जो हमारी गति हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। देखो मेरा हाथ जला, मैंने हाथ हटा लिया, तो कैसे हटा लिया, कैसे, बिना देखे, है ना। मुझे तवा लगा और मैंने हटा लिया, तो कैसे। तो इसके लिए एक सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो अभी अपने को उसी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ ये जो तंत्रिका होती है हमारी न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई होती है मसल्स यानी कि पेशी ऊतक। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब मान लो यदि मैं तवे से टच हो गई और मैं अपना हाथ नहीं हटाती हूँ तो क्या होगा, थोड़ी देर में तो मैं पूरी जल जाऊंगी। हो सकता है आग पकड़ ले मेरे कपड़े और पूरी आग लग जाए बॉडी में, है ना। तो इससे पहचानने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि हम इससे दूर रहें। तो पर्यावरण की सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों के द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। कौन कौन से हैं, पहले इनका नाम देखेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें जो नाम है वो है आंतरिक कर्ण का, इंटरनल ईयर, हमारी नोज, हमारी जिह्वा,
देखो कहीं कुछ जलता हो ना तो हमें तुरंत खुशबू आ जाती है, खुशबू बदबू सब आ जाती है फटाफट फटाफट, और सुनाई भी, फुसफुसाहट भी सुनाई देती है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टॉपिक अलग है, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड है ये। रस संवेदी ग्राही यानी कि जो टेस्ट है उसका पता लगाने के लिए हमारी जो टंग होती है ना उसमें टेस्ट बर्ड होती है छोटी छोटी सी। आप अपनी टंग को आज मिरर में देखिएगा, हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है ना उसमें छोटी छोटी जीभ जैसी और रचनाएं होती हैं, बर्ड्स कलिकाएं बोलते हैं। वो क्या काम करती हैं? वो टेस्ट, स्वाद का पता करती है। छोटी क्लासेस में आपने पूछा होगा, पढ़ा होगा ना कि खट्टा कड़वा कहाँ कहाँ लगता है। हाँ, छोटी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ग्रहणग्राही ग्रंथ का पता लगाना यानी कि सूंघना। अब देखिए डॉगी की कितनी अच्छी होती है, एक डॉग होता है ना वो कहीं से भी सूंघ के पता लगा लेता है, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा उसका वेल डेवलप्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो तंत्रिका होता है इसका पहले स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती है और वो किस तरह से दिखाई देती है, और वो कैसे वर्क को करती है। तो यहाँ पे देखिए ये एक किसका चित्र है? ये न्यूरॉन का चित्र है, तंत्रिका का। मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके बारे में बता दूंगी आप लोगों को। पहले हिंदी में बता देती हूँ फिर इंग्लिश में बता दूंगी। तो देखिए ये जो न्यूरॉन है हमारी, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि सबसे लंबी कोशिका हमारी बॉडी में कौन सी है। लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है। ये है न्यूरॉन या तंत्रिका। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कोशिका काय। इसके बीच में होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डेंड्राइट या ध्रुमिका। फिर ये जो ध्रुमिका होती है इनमें से एक लंबी ध्रुमिका जैसी बन जाती है जिसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फिर यहाँ पर जाकर ये इस तरह से ये बटननुमा रचनाओं में बढ़ गई है ना, ये बटननुमा रचनाओं में बढ़ गई है। इसे हम, ये अंतिम सिरा होता है। इसका स्ट्रक्चर और देखें, एक यहाँ पर भी देखते, देखिए ये वाली, ये भी साइटोन है ये वाला। इसको, ये जो सेल बॉडी कहा जाएगा इसको साइटोन भी कहा जाता है। और इसमें ये जो ब्रांचेस नुमा रचना दिख रही है ना, ये ऐसी ऐसी, इन्हें सबको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। और ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये जो लंबा सा जा रहा है इसको एक्सॉन कहा जाता है। इसके ऊपर जो एक लाइनिंग होती है, ये इस तरह से आप इनको डिवाइड करके देख रहे हैं ना, तो इनके बीच में क्या होता है? नोड ऑफ रेनवियर। इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। लेकिन इसके ऊपर पूरी लाइनिंग, ये ब्लू कलर की एक लाइनिंग आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना। और इसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं इनका नाम क्या है? सचवान। सचवान सेल्स इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम कर दिया गया है। तो यहाँ पे रॉड ऑफ रेनवियर हो गए। अब ये एक्सॉन के टर्मिनल है। बटन हम साधारण भाषा में बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे बटन नुमा रचनाएं होती है, गोल 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 होती है ये ऐसी। तो यहाँ ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये एक चित्र है और परीक्षा में जो एग्जाम होगी ना तब ये बनाने को भी आता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो डेंड्राइट्स जो ये इस तरह का निकला होता है ना, और ये वाला इसका लास्ट पोर्शन है ना। तो ये जो है ना ऐसी की ऐसी दूसरी तंत्रिका आके यहाँ पर इससे जुड़ जाती है। ये एक ही नहीं है, कई सारी तंत्रिकाएं हमारी बॉडी में होती है, पूरा एक सिस्टम बनाती है और वो सिस्टम मिलकर एक साथ वर्क करता है। जैसे यहाँ जला तो यहाँ से सिस्टम पूरा वर्क करना शुरू करेगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो सिनॉप्टिक नोब्स देख रहे हैं ना आप लोग, सिनॉप्टिक नोब्स, ये वाली जो बटनें हैं यहाँ से ये इस डेंड्राइट से जुड़ती जाती है एक दूसरे से, और जुड़ने के बाद में ये कहाँ पर पहुँच जाती है ना, काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर ये। अब ये लंबी जो हो जाती है ना, तब ये देखिए तंत्रिकाक्ष, ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये आके एक दूसरे से तो जुड़ेंगी, साथ में ये किससे जुड़ी हुई थी? मूवमेंट, हम मूवमेंट पढ़ रहे थे ना, तो मूवमेंट किस में होगी? पेशी यानी मसल्स। तो ये किससे जुड़ी हुई है? जितनी भी न्यूरॉन्स आकर किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर देखिए पेशी, मसल्स के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं ना, वही मसल्स है, उससे आके यहाँ पर टच हो रही है। देखिए ये इस तरह का इनका, मैं बोल रही ना ये नॉब वाला स्ट्रक्चर है। इसको बढ़ा करके दिखाया गया है। यहाँ एसिटाइलकोलिन हार्मोन भी रिलीज होता है। अब ये दो जो है ना, ये दोनों, ये देखिए इस तरह से ये मसल से इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज भी, और फिर ये यहाँ आके इसमें अटैच हो रही है इस तरह से।
और इसके अंदर पूरा क्या भरा होता है, पूरा इसका साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसका एक लिक्विड भरा होता है और इसमें चलता है जैसे करंट चलता है ना, सेम टू सेम इसमें भी हमारी जो आगे पढ़ाऊंगी उसको कि वो संवेदनाएं भी कैसे चलती है। पहले अपन इतना इस आगे का पढ़ लेते फिर पीछे आते हैं। तो ये एक रासायनिक, और हाँ ये देखिए लिखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है। इसमें क्या पैदा होता है ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, कैसे इसमें वर्क होता है। ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा है ना, साइटोन का इसका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है। अब ये वर्क कैसा करता है, तो इसमें क्या चलता है, एक विद्युत आवेग, जैसे करंट बहता है ना आपके यहाँ तारों में, वायर्स में हम देखते हैं प्लस माइनस चार्ज के रूप में, एकदम हमने स्विच ऑन किया और हमारा बल्ब जल उठता है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कैसा होता है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह द्रुमिका के साइटोकाय तक जाता है, ये यहाँ से चलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, इससे अब इससे अगर अगली जुड़ी होगी तो अगली में पहुँच जाएगा, इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है ना। यहाँ पे ये रसायन निकलते हैं और ये थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, है ना। ये जैसे ये जो है ना, ये दूसरे से जुड़ेगी तो हल्का सा इनके बीच में गैप होता है, और वहाँ पे जो अगला पहुँचाने का काम कौन करता है, ये जो केमिकल होता है वो रिक्त स्थान पे सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करता है। ये जो रिक्त स्थान इसमें बनेंगे ना, इनको क्या कहते हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि यहाँ जो दूसरा जुड़ेगा ना तो वो थोड़ा सा दूर जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि इससे बिल्कुल टच हो जाएगा, इतना सा, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, इतना सा दूर होगी, इतनी सी थोड़ी सी गैपिंग होती है। तो ये जो गैपिंग इतनी हो रही है ना यहाँ पे, ये इनसे जुड़ी हुई, जैसे दूसरी यहाँ पे ये जुड़ी दूसरी तंत्रिका आई, तो इनके बीच में जो गैप हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरारें, क्लेफ्ट है इसमें, ये रिक्त स्थान है और यहाँ पे क्या रहता है, एक प्रकार का केमिकल रहता है। अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका इस विद्युत आवेग को प्रारंभ करते हैं और यह शरीर तंत्रिका आवेग की मात्रा को सामान्य योजना है। इस तरह जो सिनेप्स है अंततः आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकी या पेशी ग्रंथि तक ले जाते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी जाएगा और फिर कहाँ पे पहुँच जाता है, ये मसल्स में। अभी इसका जो और चित्र हम देखेंगे तो और अच्छे से ये आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। बहुत ही आसान है ये, बट है बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोगों की लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, कैसे हम किसी चीज़ से बचते हैं। और बहाने तो हम बहुत अच्छे बना सकते हैं, अगर कुछ याद ना हो तो कितना अच्छा सोच लेते ना कि आज क्या क्या हुआ था सारा बता सकते हैं, आज पेट दुख रहा था, आज ये हो रहा था, सोचते रहते हैं ना, बस वो काम कौन करता है, सब पढ़ना है वही। अब इतना आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो तंत्रिका ऊतक। अब ये जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, अब एक कोशिका मिलकर कई कोशिकाएं बनाती ना, समूह बना लेती है, तो उसे तो हम ऊतक कहते हैं। अब जब तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स जो सेल होती है वो जब साथ में मिल जाती है, जो टिश्यू बनाएंगी तो न्यूरॉन वाले टिश्यू बना लेंगी, तो एक पूरा वेब बन जाता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर यदि हम चित्र 7.1 में देख रहे हैं, उन भागों को पहचान चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जहाँ सूचनाएं उपार्जित होती है या विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है और रासायनिक संकेत दिए जाते हैं, ये अभी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। और ये चित्र भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप एग्जाम में आए ना तो सिंपल सा बना सकते हैं, इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें चित्र बनाना सिखाएंगे कि ईजी मेथड से चित्र कैसे बनाए जाए। आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोगों ने देखा होगा कभी चीनी मुंह में रख लो शक्कर और फिर ना उसको बंद कर लो, स्वाद आएगा? करके देखना, नहीं आएगा, है ना। हमारे जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है तब भी हमारा स्वाद चले जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के नाक के जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो पहचानने में उनके समझ में नहीं आता भाई क्या है ये। अभी जैसे कोरोना हो रहा है ना, कोरोना में भी तो यही प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रही है? यही कि हम स्वाद भूल जाते हैं, है ना। अब इसके बाद में एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या चीज होती है? प्रतिवर्ती क्रिया किसी भी चीज, कोई भी रिस्पॉन्ड है उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्ड होगा ना, क्रिया के प्रति जो क्रिया होती है ना,
उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब ये क्या है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, को क्या होता है प्रोसेस, इसको समझते हैं, है ना। बहुत आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है ये वर्डिंग इसमें कठिन लिखी है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रतिवर्ती स्वरूप, बस में कूद गया, ये सब। अभी इसको छोड़ कर अगर मैं समझाती हूँ तो आप लोगों को ठीक है ना, बताती हूँ कैसे। देखो, हमने जैसे कोई खाना देखा, अभी मान लो मैं गुलाब जामुन का नाम ले लेती हूँ, इमली का नाम ले लेती हूँ, क्या आ जाएगा आपके मुंह में? पानी आ जाएगा ना। क्यों आया? ये आपकी प्रतिक्रिया हुई, मैंने नाम लिया और आपने प्रतिक्रिया दी, रस निकलने लगा, है ना। तो जैसे ही हमारे मन में विचार आता है वैसे ही हम ये जो क्रियाएं होती है ना, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं पता चलता और अचानक से हमारे ऐसा हो जाता है। हम नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, अब क्या करें। फिर भी स्थितियां जहां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इन परिस्थितियों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे देखो, यदि आंख की लपट को छूना है तो ये खतरनाक स्थिति हो जाती है, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी आघात, हमें कोई मारता है तो हम कैसे अपने हाथ हटाएंगे ना वहाँ से, कि वहाँ रख देंगे, भाई और लगाते रहो, हमें अच्छा पिटाई कर दो हमारी, बढ़िया, है ना। रिस्पॉन्ड करेंगे हम, वहाँ से अपना हाथ भी हटाएंगे। तो ये सब आवेग जो होते हैं उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन करना भी जरूरी होता है। हमारे ब्रेन से हम सोच लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास ये सिस्टम होता ही नहीं है ना, कमजोर होता है, यदि होता भी है तो कमजोर होता है। बहुत सी तंत्रिकाओं में तंत्रिका आवेग की जटिल अनुक्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य होती है, लेकिन कुछ में ये नहीं होता है। अब देखो, हमारी जो ब्रेन है, हमारा तो वेल डेवलप्ड ब्रेन है ना, बहुत बढ़िया, शानदार, सबका। आजकल के जितने बच्चे हैं उनका तो ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज चलता है ना। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन है, इतनी सारी न्यूरॉन है, यदि इसको खोल के देखें ना तो सिर्फ न्यूरॉन ही न्यूरॉन नज़र आती है ना। अरबों की संख्या में हमारी बॉडी में न्यूरॉन घना जाल बना हुआ है। यह खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित होता है, कई संकेतों को प्राप्त करता है, उन पर रिस्पॉन्ड करने का विचार करता है। खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए, है ना। यदि मस्तिष्क का भाग पेशियों की ओर गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। और हम किसी वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो काफ़ी समय लगता है और हमें दर्द भी होगा। तो अब देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसमें इतना जाल है, वहाँ तक से कोई मैसेज पहुँचेगा और हम सोचेंगे, फिर हम रिस्पॉन्ड दे रहे। तो हमारी बॉडी को ही इसी तरह से बना लिया जाए ना कि ब्रेन तक पहुँचने के पहले ही हम उस चीज़ से दूर हो जाएं। यदि कोई आँख में हाथ जल रहा है तो हम उसको हटा लें। तो ऐसा एक सिस्टम हमारी बॉडी में है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो ये कैसे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो टफ लग रही है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ले आती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो हमारा जो ब्रेन है ना, इतना सारा जटिल है। अब इस जटिल ब्रेन की संरचना को समझने में काफ़ी समय लगेगा। आप भी, हम इसके बाद ब्रेन को भी समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि बॉडी में ऐसी कौन सी जगह होती है जो तुरंत हमको कहेगी कि भाई अपना हाथ हटाओ। तो हमारी बॉडी में आप लोग बैक साइड में यदि हाथ लगाएंगे तो एक रीढ़ की हड्डी नज़र आएगी जो हमारी ब्रेन से सीधी जुड़ी हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोला जाता है। तो उसके अंदर होती है वो, ये जो पीछे बैकबोन है ना हमारी, आप लोग हाथ लगा के देखिए, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, बस इसी से निकली हुई होती है। मतलब हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं और ये क्या करते हैं, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे मस्तिष्क, हमारा जो मेरुरज्जु है, मस्तिष्क से जाने वाले एक बंडल से मिलती है और एक प्रतिवर्ती चाप इसमें बनता है ना। रिफ्लेक्स चाप बनता है, मेरुरज्जु में बनता है और आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। और मस्तिष्क तक तो जाती है लेकिन उसके पहले ये मेरुरज्जु ही यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता है कि भाई हाथ हटाना है। इसको भी अपन समझते हैं कि ये क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी यही लिखा है कि बहुत सारे जीवों में ये नहीं होता है, हमारा ब्रेन इतना वेल डेवलप्ड है लेकिन दूसरे जीवों में नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर भी ये वाला सिस्टम ही काम करता है ना। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स चाप या रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है वो क्या चीज़ होती है, इसको अपन अब समझते हैं।
देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक गरम केतली है, इसके अंदर पानी बॉईल हो रहा है, और जैसे ही इस गरम केतली को हम छूते हैं, छूने पर क्या होता है कि हमारी, अच्छा ये तंत्रिकाओं के बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ कि तंत्रिकाएं देखो, हमारे जो नाखून है यहाँ पर नहीं है, हमारे जो बाल है ना यहाँ पर भी नहीं है, इसीलिए जब हम इन्हें कट करते हैं ना, हमारे हेयर कट करते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता है, हमारे नाखून कट करते हैं तो हमें कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन है ही नहीं। न्यूरॉन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमको पेन होगा। हमारी होल बॉडी में है न्यूरॉन, सिर्फ इन पार्ट्स को छोड़कर। तो जो और जो डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल में भी न्यूरॉन नहीं रहेगा। तो ये जैसे हमारी बॉडी से जहाँ से शुरू होगी ना, ब्रेन से लेकर हमारे बैकबोन में हम पूरे देखेंगे तो एक बीच में एक लेयर जा रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे बहुत सारी जो पतली 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 शाखाएं निकली रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी। तो वो पूरी पतली जो जाल हो जाएगा वो पूरे अंग तक, पूरी हमारे हाथ में, पैर में, सिर में, सब दूर फैला रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये गरम गरम है, गरम गरम को हमने छू लिया है ना, चाहे हम देख भी नहीं रहे, तब क्या होगा, फट से हमारी यहाँ से जो सेंस है वो चलना शुरू हो जाएंगी। कैसे चलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे यहाँ से ये चलना शुरू हुआ। भाई कुछ हो रहा है, सूचना 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 पहुँचाना है, सूचना पहुँचाना है, और कहाँ पहुँच जाएगी, ये हमारी बैकबोन में है ना। अब ये बैकबोन के अंदर क्या है, हमारा स्पाइनल कार्ड है, मेरू रज्जु है, ये मेरू रज्जु बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, एच शेप, ये रचना दिख रही है। मेरू रज्जु आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड एग्जाम में बनाने को भी आता है, कई एग्जाम्स में। तो ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। अब ये द्रव के अंदर ये देखिए, ये यहाँ से हमारी चली चली चली, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये तो ये कौन सी सेल्स हैं, ये सेंसरी, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, सेंसरी ऑर्गन्स होती है, सेंसरी सेल्स होती है, जो इन संवेदनाओं को यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। अब यहाँ से फिर मैसेज आता है कि नहीं नहीं नहीं, जल्दी दौड़ो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये प्रेरक या मोटर सेल होती हैं, इन्हें प्रेरक सेल या मोटर सेल कहा जाता है, और इस पेशी को बोलेगी कि फट हाथ हटाओ, जल्दी से अपना हाथ हटा लो, तो ये यहाँ से फट हमारा हाथ हट जाता है। पीछे से देखना, आप लोग कई बार खड़े, आपका दोस्त आके आपको चुट्टी काट देता है, यानी कि चिमटी लगा देता है, तो आप फट से हट जाते हैं। आपने बैक साइड नहीं देखा है, लेकिन वहाँ भी क्या होगा, बैक साइड से भी हमारी जो नर्व्स हैं वो जाके इन्फॉर्मेशन दे देगी कि भाई कुछ हो रहा है, हट जाए यहाँ से। तो सेम ये वाला प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया, बस बुक में भी यही लिखा हुआ है। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे ब्रेन। हमारा ब्रेन तो आप लोगों ने देखा होगा भाई कैसा ब्रेन है, बाहर से तो सबका दिखता है, अंदर से कैसा होता है, अंदर से काफ़ी जटिल होता है। आप लोगों ने अखरोट देखा है, वॉलनट गोल होता है, सुपारी जैसा जो अखरोट खाने में कहते हैं ना, इसको खाते तो ब्रेन भी तेज हो जाता है। तो बस आप उस अखरोट को जब आप तोड़ेंगे, तो तोड़ के जो अंदर से देखेंगे, तो बस जो स्ट्रक्चर दिखता है इसी तरह का हमारा ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है। अब इसमें हम सोचने वाले प्राणी है कि नहीं है, बताओ। आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं सोचता होगा। हम फुल टाइम हमारा दिमाग चलता है, फुल टाइम हम लोग सोचते रहते कुछ ना कुछ, कभी हम फ्री नहीं रहते। हमारे दिमाग में कुछ ना, किसी के में तो खुरापाती चलती रहती है कि किसी को कैसे परेशान करें। कुछ बच्चे सोचते रहते हैं कि भाई हम कैसे स्टडी करें कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अलग अलग समय में अलग अलग विचार हमारी बॉडी में, हमारी जो ब्रेन है ना, इसमें बनते रहते हैं। हाँ, कैसे बनते हैं ये भी है, कुछ परिस्थिति अनुकूल बनते हैं, है ना। कोई किसी को बहुत परेशान कर रहा है तो उसमें फिर आएगा कि भाई इसको सबक सिखाना चाहिए, ठीक। और दूसरा, नहीं मुझे टॉप करना है, किसी में ऐसे भी विचार आता है भाई मैं अब पढ़ाई कर लूँ। तो ये सब हम फुल टाइम सोचते रहते हैं। अब मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं, सूचनाओं के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। अधिक जटिल क्रियाविधि होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के। तंत्रिका संबंध मस्तिष्क में संक्रित रहती है। शरीर में मुख्य समन्वयन कहने हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन है ना, वो क्या है, हमारी बॉडी का जो है मेन पार्ट है, हमेशा फुल टाइम हर वर्ग के प्रति अलर्ट रखने वाला।
आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, सब कुछ, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे कैसे बात करना है, सब कुछ। इवन हमारी बॉडी की जितनी मैकेनिज्म होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी काम होता है, हमारे हार्ट को काम करना है, हमारे डाइजेशन का जो हमारा स्टमक है उसको कैसे वर्क करना है, हमारे लीवर, किडनी, सबका कंट्रोल रहता है हमारे ब्रेन के पास। बहुत अच्छी रचना है हमारी, है ना। इसीलिए तो हम लोग इतने तेज हो चुके हैं। अगर हम दूसरों से कंपेयर करें ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो हमसे नीचे वाले जितने भी होते हैं ना, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है जितना ह्यूमन का होता है। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कई तरह की खोजें कर चुके हैं और सबसे विकसित प्राणी के रूप में जाने जाते हैं, सिर्फ एक ब्रेन की वजह से। और बाकी जीवों में, बेचारों में इतना ब्रेन होता नहीं, उन्हें समझ सूझ पड़ती नहीं कि भाई क्या करना, तो बेचारे वो आज भी जंगल में है। और हम लोग बढ़िया बढ़िया घरों के अंदर रहते हैं सब लोग। तो यहाँ पर भी बस वही है कि समन्वयन का मुख्य केंद्र जो है हमारा ब्रेन है, और ब्रेन मेरुरज्जी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इनका रिजल्ट भी निकालते हैं। सारी सूचनाएं आती रहती है, यहाँ पर मेन हेड क्वार्टर है हमारा, हमारी बॉडी का। सारी सूचनाएं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब यहाँ पे मिल जाएगी आपको। हम क्रियाओं के बारे में सोचना है कि लिखना है, बोलना है, कुर्सी खिसकाना है, ताली बजाना है, कोई भी काम है, कैसा भी काम होगा, पेशियों को संदेश देते हैं। दूसरा क्या है कि तंत्रिका पेशी का संचार भेजता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। एक आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ गए जो ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बना है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो और ब्रांचेस निकलेगी, उन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। सेंट्रल आपको समझ में आ गया, पेरिफेरल भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, इनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। कपाल यानी ये खोपड़ी, इसको भी खोपड़ी के अंदर ही तो ब्रेन होता है हमारा। स्कल, इसके अंदर जो निकलती है स्पाइनल्स, उनके कपाल तंत्रिका या क्रैनियल नर्व कहा जाता है, और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल नर्व कहे जाएंगी। इस प्रकार मस्तिष्क सोचने की अनुमति तथा सोचने के आधार पर क्रिया करने की अनुमति देता है। हमने सोचा और फिर हमारी एक्शन होगी। जैसे संभावना होगी, एक जटिल होता है। मस्तिष्क विभिन्न भागों से विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं का समाकलित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है और उसके द्वारा पूरा काम करता है। मतलब कोई भी मैसेज आएगा कि भाई ऐसे करना है, जैसे मैं आराम से बैठी हूँ और मैसेज आ जाए, अरे कोई आ गया, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या होगी? भाई वीडियो बनाना बंद करो और जाके पहले उनको रिसीव करो। तो मेरे ब्रेन ने सोचा ना इतनी देर तक, तो क्रिया हुई है ना, कुछ आया और मैंने उसके प्रति रिस्पॉन्ड दिया। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। अब ब्रेन में इस तरह के मुख्य 3 केंद्र होते हैं जिनका नाम है अग्र मस्तिष्क, याद कर लीजिए, मस्त मस्तिष्क और पश्च। अग्र यानी कि आगे, नाम से समझ में आ रहा है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये 3 ब्रेन में हमारा जो ब्रेन होता है डिवाइड होता है। ये पूरा ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्रेन को तो समझना बहुत ज़रूरी है। सारा जब काम ही यही कर रहा है तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हमने अखरोट को देखा ना, अभी वॉलनट का बताया था, जब ब्रेक डाउन करते उसकी स्ट्रक्चर इसी तरह की होती है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी सल्सलाई और गायरियाज बनी हुई होती है। आप लोगों को पता है, जिसमें जितनी ज़्यादा गायरेज होगी ना, वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड उसका ब्रेन होगा। आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन का ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। बहुत ज़्यादा तेजी से चलने वाला, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा। ब्रेन को कैसे हम मेजर करते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम? तो आईक्यू लेवल देखा जाता है। 140 से जो ऊपर वाले होते हैं ना, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 140 से ज़्यादा होती है, वो जीनियस में आते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे। लेकिन मैं बता दूं, हमारे भारत में कोई भी बच्चा जो है ना, वो कम बुद्धि वाला नहीं है, सब जीनियस है।
बस यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे इंडिया में थोड़ा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स भी नहीं देते हैं और बच्चे तो खुद भी नहीं देते हैं अपने ऊपर। अगर वो अपने ब्रेन का यदि सही यूज़ करें तो पूरा भारत पूरे विश्व पे राज कर सकता है। भारत के जो लोग हैं उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा उसमें पावर है कुछ भी वर्क करने का। आप लोगों का ब्रेन तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ना। तो ये जो हमारा ब्रेन है इसकी संरचना, बाहर से सिर बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स गायरीज हैं वो अच्छी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हम ये हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा सिर यहाँ देखें तो ये जो बाहर का जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, यहाँ से जो ये दिख रहा है ये पोर्शन होता है अग्र मस्तिष्क का भाग। उसके बाद में हम उसके नीचे अंदर की ओर जाते हैं ना, यहाँ पर रह जाएंगे बीच में ये वाले पोर्शन में, तो ये हमारा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन होता है। और फिर नीचे नीचे की ओर जाएंगे, हमारी गर्दन की तरफ, पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं आ रहा है हमारा ब्रेन, पीछे जा रहा है। तो हमारे ब्रेन को यदि हम पीछे की तरफ पहुंचाते हैं तो यह हमारा मेरुरज्जु वाला जो पोर्शन नजर आएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा हाइंड ब्रेन, या सबसे जो लास्ट वाला होगा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। देखो यहाँ ये इसमें भी दिखाया हुआ है, एक चित्र और है मेरे पास ये वाला, इसमें भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये ब्रेन का जो है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, पहले हम ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सेरिबेलम लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। इसी के पास ये इस तरह की एक रचना, पतिनुमा रचना होती है। अब ये वाला जो पोर्शन हो गया ये मैंने आप लोगों को बता दिया ना, फॉर ब्रेन है, आगे वाला अग्र मस्तिष्क जिसे बोलेंगे। फिर इसके बाद में ये मिडिल वाला पोर्शन आ गया है मध्य मस्तिष्क। यहाँ पे प्यूटिटरी ग्लैंड है, ये वाली पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, मास्टर ग्लैंड होती है। सारी हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड होती है ना उनकी कंट्रोल पावर यहीं पर होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो, सारे हार्मोन रिलीज होने का कंट्रोल भी यहीं पे होता है, इसीलिए तो इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पे थैलेमस होता है, कार्पस कॉलोजम भरा होता है। अच्छा, ये जो ब्रेन होता है ना, इसमें देखिए ये जो पूरा ब्रेन है ना, ये हमारी खोपड़ी यानी कि स्कल के अंदर बन रहा है। ये देखिए, ये सबसे बाहर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे ये खोपड़ी, और इसके अंदर क्या होता है, फिर एक लिक्विड भरा होता है जो इसको बाहर से बचाते हैं। हमारी संरचना आप देखिए हमारी बॉडी में 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ब्रेन और एक हार्ट। तो हार्ट को भी देखो हड्डियों के अंदर पैक कर रखा है। कैसे, हमारी जो रिब्स होती है ना, 12 जोड़ी रिब्स, उसके अंदर फिर फेफड़े है, और फेफड़े के अंदर हमारा हार्ट है। कितना संभाला है भगवान ने। ऐसे हमारे ब्रेन को देखो, हमारे ब्रेन को पूरी एक खोपड़ी के अंदर जो हड्डी की बनी हुई है उसके अंदर, तो उसके अंदर भी कहाँ पर, उसके बाहर लिक्विड है, सॉफ्ट बना देगा। अंदर वाला जो सॉफ्ट ऑर्गन है ना, उसको लिक्विड बाहर से कोई डैमेज होता है तो भी बचाने का काम करता है। और फिर उसके अंदर हमारी तंत्रिकाओं का जाल है। इन ये जो आप ये पूरा पोर्शन वो देख रहे हैं ना, सब में तंत्रिकाएं लगी होती है, जो सेल्स होती है ना, न्यूरॉन्स, वो सब दूर भरी हुई होगी। तो इस तरह से ये हमारा एक ब्रेन हो गया, जिसमें अग्र मस्तिष्क आपने देख लिया। अब अग्र मस्तिष्क का ये वाला भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। फिर उसके बाद में ये मध्य मस्तिष्क का हो गया। अब ये पश्चिम मस्तिष्क, तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ना, ये भी इतने 3 पार्ट में ये इस तरह से डिवाइड है। तो ये वाला तो सेरिबेलम वाला पार्ट हो गया, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब ये वाला जो भाग है ना, जिसे मेडुला कहा जाता है, ये मेडुला, और फिर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। और यहाँ पर एक रचना होती है जिसे पॉन्स कहा जाता है। यहाँ पे ये मिड ब्रेन जो है ना, इसमें हाइपोथैलेमस, यहीं पे ये पीयूष ग्रंथि है। ठीक, तो ये आप लोगों को ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाला भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। ये वाला जो अग्र मस्तिष्क वाला ये जो भाग है ना, ये सबसे ज़्यादा सोचता है। इसमें ग्राही और संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, सुनाई देता है ना। ये देखिए हमारा जो ईयर है ना, ईयर से जो नर्व्स जा रही है वो कहाँ जा रही है, हमारे ब्रेन में। नोज से जा रही है ब्रेन में, आईज से जा रही है ब्रेन में। हम देखते कैसे किसी चीज़ को, कैसे देखते हैं भाई, इमेज बनती है ना, हमारी आंखें भी कैमरा है, कैमरे में इमेज बनती है रेटिना पे। लेकिन हमें कब तक वो समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारा ब्रेन नहीं कहेगा कि ये चीज़ है। कई लोग भूलने लगते हैं, दिखाई सब देता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि एज होने के बाद में बीमारियां होने लगती है ना, भूलने की बीमारी, तो वो यही है, अल्जाइमर बोलते हैं ना।
तो बस क्या है, यहाँ से ये जो ब्रेन को जाती है ना, से आँख से जाएगी, नाक से जाएगी, कान से जाएंगी, तो सब जाके कहाँ मिलती है, हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन ही तो कहता है ये इस चीज़ का चित्र है, ये कौवा है, ये गिलहरी है, ये सांप है, ये बिच्छू है, तो ये कैसा है, ये हम सिर्फ देखते हैं, इसे तो पिक्चर आती है, लेकिन समझेंगे कब, जब वहाँ पे हमारी नर्व पहुँचेगी और हमको बताएगी तब। सुने, कान से जब ध्वनि तरंगें अंदर तो चली जाती है, लेकिन पहचान कैसे होगी, तो हमारे ब्रेन पे पहुँचेगी और हमारा ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई ये चीज़ इसकी आवाज़ है, ये कोयल की आवाज़ है, या ये सितार की आवाज़ है, गिटार की आवाज़ है। ये हम इमेजिन करते हैं उन चीज़ों की, नहीं, कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, एक जैसी आवाज़ होती है, फिर हमारा ब्रेन कहता है नहीं नहीं इसकी आवाज़ है। और ये चीज़ तो आप बहुत अच्छा परीक्षा में देख सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तब याद है इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर यूँ 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 करते, फिर उत्तर आ जाता है, फिर लिखते कहाँ से हो रहा है, ये सब ब्रेन से हो रहा है। तो अब ये जो ब्रेन है ना, तो इसका जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है वो क्या क्या काम करता है, पहला सुनने, कान से सुना, सूंघने, कोई चीज़ आई, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, हम सूंघेंगे, फिर देखने। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। देखिए फुल क्वेश्चन तो अपने को समझ में आ ही जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन समझ में आते हैं, भाई ब्रेन का चित्र बनाइए, आप ब्रेन का चित्र बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो हमारा प्री मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, जो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं सूंघने देखने के लिए, तो ये किसके लिए, ये वाला पोर्शन इसके लिए काम करता है, ठीक, विशिष्टीकृत होता है। फिर इन संवेदी सूचनाओं को अन्य ग्राहों से प्राप्त सूचना को पहले मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं के अर्थ लगाया जाता है, फिर निर्णय लिया जाता है, फिर रिस्पॉन्ड किया जाता है। फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है, मोटर सिस्टम या प्रेरक क्षेत्र काम करता है। ऐच्छिक पेशी को गति देते हैं, है ना, ऐच्छिक पेशी। अब ये पेशी के बारे में आप लोग पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। पेशी मतलब हमारी टांग की पेशी कैसी है, ऐच्छिक पेशी है, इच्छा यानी हमारी इच्छा अनुसार हम इसको हिला डुला सकते हैं ना, जिन पे हमारा कंट्रोल होगा, तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं। कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो आरेखित, ठीक है, वो अलग चैप्टर है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमारा कंट्रोल है, कुछ देखने सुनने के लिए भी बहुत अधिक जटिल होता है। भोजन खा चुके हैं, पेट भर चुका है ना, तो ये भूख का जो केंद्र होता है ये भी कहाँ पर होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क में। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भूख का केंद्र क्या है, तो हमारा ये अग्र मस्तिष्क है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, अब देखो कुछ खाद्य पदार्थ हम जैसे ही खाते हैं तो हमारे खाएंगे क्या, हम सोचे भरेंगे ना, तभी सोचने से हमारे मुंह में उनमें पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है। या फिर हम देखें तो सांस लेना है, सांस लेना क्या है, हमारी इच्छा से हो रहा है क्या, नाक बंद कर लेंगे तब तो हमारी इच्छा से होगा, लेकिन नहीं, हमारी सांस तो कंटिन्यू चलती रहती है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस तो हमेशा लेना ही होती है, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है, हम इतना सोचते नहीं करें कि नहीं करें, लेकिन सांस तो लेना ही लेना है भाई। तो अब पुतली के आकार का जो परिवर्तन है ना, कुछ है, अब कुछ सोची हुई क्रिया है, जैसे कुर्सी को खिसकाना, तो कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही है जो हम सोच समझ के कर रहे हैं, है ना, कि किसी, अब मेरे को पढ़ाना है तो मैं सोच के पढ़ा रही हूँ कि भाई मुझे पढ़ाना है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमको नहीं होता और फिर भी हमसे वो हो जाती है। तो ये दोनों तरह की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं का कंट्रोल कैसे होता है, इन अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं इनको मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये अनैच्छिक, हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, वैसी क्रियाएं होती है जैसे रक्त का दाब, लार का आना, वमन, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो ब्लड प्रेशर है, लार का आना, ये सब किसके द्वारा, तो मेडुला के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अब जैसे हार्ट की मैकेनिज्म में हमारा दिल धक 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 कर रहा है, तो ये कैसी है, ये भी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है भाई, उसको तो होना ही है, नहीं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, हार्ट पंप नहीं करेगा, लीवर काम नहीं करेगा, तो हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ सब अनैच्छिक पेशियाँ जुड़ी हुई होती है और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इनका कंट्रोल कौन करता है, अब आप कहेंगे भाई लीवर का लीवर, नहीं, ब्रेन,
कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, है ना, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है ना। जैसे भी जो जो क्रियाएं हैं, हम कुछ काम करते हैं, वो सब किसके द्वारा होता है? ये देखिए, ये वाले पोर्शन के द्वारा, ये सेरिबेलम के द्वारा, इसके द्वारा होता है। साइकिल चलाना, कुछ लिखना, ये सब हमारे सेरिबेलम के द्वारा होता है। ऐच्छिक क्रियाओं के लिए शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, अब देखो, पूरी बॉडी को बैलेंस बना के रखना, हम जो खड़े हैं ना स्ट्रेट, ये काम भी हमारा ब्रेन ही कर रहा है। अब इसके अलावा हम देखें तो मस्तिष्क के जितने भी कोमल अंग होते हैं, विविध क्रियाओं के लिए बहुत इनकी रक्षा करना आवश्यक होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हड्डियों के अंदर एक बॉक्स में सुरक्षित है, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड जो होता है बाहर के, जो कोई भी डैमेज हो, कोई धक्का लग जाए तो उससे अपने को बचाता है। अब हम यदि पीछे हमारे हाथ लगाते हैं ना, तो ये कठोर उभार वाली रचना निकलती है, जिसे करेशुक दंत या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी होती है मेरुरज्जु। ये नाम से ऐसा है ना, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, ये एक रस्सी जैसी रचना होती है, एक वैन सी जाती है हमारे अंदर। अभी कैसे क्रिया करते हैं, अब देखिए, ये तो काफ़ी सारा इसमें लिखा है कि कैसे हम मूवमेंट करते हैं, कैसे हमारी पेशी काम करती है, कैसे हम चलते हैं, कैसे हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनमें आवेग चलता है, ये सब जो आकृतियां बदल लेती है ना, हमारी पोजीशन। अरे डांस करते हो तो कितनी आकृतियां चेंज कर लेते हैं हम लोग, हमारी पेशियां कहाँ कहाँ मटक मटक के अपनी बॉडी को चेंज कर लेती है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब यही तो हमारा है। पेशी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं तो समझे। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो इनकी आकृति व्यवस्था को बदल देती है। तंत्रिका विद्युत आवक की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। प्रोटीन व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है ना। ये पेशी वाला चैप्टर पढ़ा है, तब हम लोग इस चीज़ों को समझ चुके हैं। तो ये हमारा इतना हमारा ब्रेन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप लोगों का तो ब्रेन वास्तव में बहुत अच्छा ब्रेन है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, तो आप तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और अगर आपको सोचना है, आपको क्या सोचना है कि मेरा जो ब्रेन है वो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला है, सबसे ज़्यादा मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो वास्तव में आप अच्छे बन जाएंगे। बस एक बार सोच के देखिए। और ये भी सोचिए कि मैं सब काम कर सकता हूँ, कोई भी काम मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप हर काम को कर सकेंगे, आप अपनी क्लास में टॉप भी कर सकेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चे बहुत अच्छा करें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत आगे बढ़ेगी, तो हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये भावना यदि आपके मन में रहेगी तो निश्चित आपका ब्रेन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ओके, अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, है ना। ओके, बाय।